नमस्ते माय बडीज़। तो आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी एंडसेम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। बट आई नो सबके सब बहुत ज़्यादा टेंस्ड होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइंस का यार एग्जाम आ रहा है। इलेक्ट्रिकल साइंस में समझ नहीं आ रहा क्या इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। तो यार बहुत जल्दी से आपको बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में करके ही जाने चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक इलेक्ट्रिकल साइंस के लिए, लेकिन आप सिर्फ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी करके चले जाते हैं, तो आपके 60 to 65 मार्क्स पक्के हो जाते हैं यार एग्जाम में। ईजी टॉपिक्स और हार्ड टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, तो आप अपने आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको पहले कौन सा करना है। यूनिट 1 से स्टार्ट करूंगा, यूनिट 4 तक जाऊंगा। यूनिट 1 में सबसे पहले आपके डीसी सर्किट्स आते हैं यार। डीसी सर्किट्स बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है, मैं तो कहूँगा करके ही जाना। पैसिव सर्किट कंपोनेंट्स आपको करके जाने चाहिए। एक डेफिनेशन आ सकती है 2.5 से 3 नंबर की, तो वो आप लिख दोगे। बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास ओम्स लॉ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है जो आपको करके ही जाना है। 2.5 नंबर की 90 to 95% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन इस टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड कोफिशिएंट, इसके दो फॉर्मूले होते हैं यार, ये भी आपको आना चाहिए। मतलब यूनिट 1 में ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके 2.5 से 3 नंबर के में आ सकते हैं कहीं ना कहीं। वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज के अगर आपको ज्ञान नहीं है तो चलेगा यार, क्योंकि लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि होते क्या हैं, क्योंकि ये आगे यूनिट 2 में आपके काम आएंगे। देन सीरीज एंड पैरेलल आपके सर्किट्स होते हैं जो, वो आपको पता ही होगा। सीरीज में रेजिस्टेंसेस कैसे ऐड होती हैं, कैपेसिटेंस कैसे ऐड होता है, तो वो सब आप कर ही लोगे। पावर एंड एनर्जी के बेसिक बेसिक फॉर्मूले होते हैं। I2 RT एनर्जी का हो गया, पावर का V × I हो गया, तो वो आपको पता ही होगा। एपरेंट पावर क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस की अगर बात करूँ यार, तो किरचॉफ्स लॉ आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ, दो ऐसे लॉ हैं जो कि आपको करके ही करके जाने हैं अपने एग्जाम्स में। किरचॉफ लॉ में दो मेन लॉ आएंगे यार आपके पास, KCL एंड KVL, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। दोनों ही आपके टिप्स पे होने चाहिए, दोनों ही आपको लगाने आने चाहिए सर्किट पे। उसके बाद नोडल एंड मैश एनालिसिस। नोडल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन आते हैं, मैश एनालिसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैं कहूँगा मैश एनालिसिस को एक प्रायोरिटी पे रखेंगे हम नोडल से। सेकेंडली गाइस, नोडल एनालिसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभार, बट उससे आंसर्स जल्दी आते हैं, तो मैं कहूँगा नोडल एनालिसिस अगर आपको समझ आ रहा है तो आप उसको पहले रखें। लेकिन अगर आपको मैश एनालिसिस आता है, थोड़ा बहुत आपने KVL सीख रखा है, तो मैश एनालिसिस भी आप करके जा सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैश की ज़्यादा है, नोडल की कम है, और आएगा तो शायद ऑप्शन में आ जाएगा दोनों ही। इसका जो क्वेश्चन आएगा यार 7 से 7.5 नंबर का आएगा नोडल या मैश एनालिसिस का, अगर आ गया तो एक कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क देंगे आपको। क्योंकि 10 नंबर की आपकी, जैसे मतलब 15 नंबर का आपका एक यूनिट बनाएंगे ये लोग, तो 15 नंबर की यूनिट के हिसाब से वो आप देख लेना कि कैसे आप करोगे मार्क्स डिवीजन में, कि नोडल एंड मैश एनालिसिस आपको कैसे अपनी प्रायोरिटी पे रखना है। जो जिसको ईजी लगे मैं तो कहूँगा वो कर लेना, लेकिन मैश एनालिसिस का फिर भी एक एज रहना चाहिए। सेकेंडली, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है यार, 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, आप फटाफट कर सकते हैं। डेल्टा टू स्टार कैसे करते हैं, स्टार टू डेल्टा फॉर्मूलेज होते हैं, बेसिक से करके चले जाओगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। सुपरपोजिशन थ्योरम अगेन यार कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं यार अपने पास यूनिट 1 से, वो आते हैं थेवेनिन एंड नॉर्टन्स। थेवेनिन नॉर्टन्स आपको ज़रूर के ज़रूर करके जाने चाहिए, क्योंकि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटीड है। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यार शायद आपके पास आ जाए 2.5 से 3 नंबर की, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूँगा। टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर RC एंड LC सर्किट आपको करके जाने चाहिए। या तो आपके पास थेवेनिन नॉर्टन का क्वेश्चन आएगा, या फिर आपके पास ऑप्शन में टाइम डोमेन एनालिसिस का आएगा। जो आपको ज़्यादा इजी लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यूनिट 1 के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस, फर्स्ट ऑर्डर RC, सॉरी, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट सर्किट, देन थेवेनिन नॉर्टन, नोडल एंड मैश एनालिसिस। उसके बाद यार यूनिट 2 में आते हैं तो AC सर्किट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पीक एंड RMS वैल्यू ज़रूर करके जानी है, इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। फेजर रिप्रेजेंटेशन के डायग्राम्स अगर आप बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा यहाँ पे। वैसे कि पूछेंगे नहीं आपसे फेजर बनाने के लिए, मोस्टली आज तक पेपरों में आया नहीं है, बट अगर आप बना के आओगे और टीचर ने अगर उसको देख लिया तो आई कैचिंग चीज़ें हैं, सीख लोगे तो बेटर ही है। रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, पावर फैक्टर, ये 4 मेन चीज़ें हैं जिनके बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। 2.5 से 3 नंबर के इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो यूनिट 2 से ये आ सकता है 2.5 से 3 नंबर में। एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ RLC कॉम्बिनेशंस। इसकी यार थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। RC सर्किट, RLC सर्किट की डेरिवेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चंस आएंगे भी तो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 7 से 7.5 नंबर का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा चंक जिसमें आपको 2 से 3 4 पेज लिखने होते हैं, तो वो ये वो क्वेश्चन है। उसके बाद रेजोनेंस कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है यार, तो रेजोनेंस भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे यूनिट 2 का। रेजोनेंस आप ज़रूर से ज़रूर करके जाना है, रेजोनेंस आपको करके ही जाना है। मतलब RLC सर्किट का रेजोनेंस का एक ही क्वेश्चन आएगा तो वो आपको 7.5 नंबर दे देगा सीधा। तो अच्छी खासी थ्योरी आपको रट के जानी है, समझ के जानी है, सर्किट्स के बारे में समझ के जाना है, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है वो आपको समझ के जाना है। 3 फेज बैलेंस सर्किट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, तो आप उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो मेरे हिसाब से। अगर टाइम बचा तो लास्ट में देख सकते हो।
वोल्टेज करंट रिलेशन, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यूनिट 2 के अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, मेरी 3 प्रायोरिटीज़ में अगर मैं अपना पेपर देने जा रहा होता तो होते सबसे पहले रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर। देन सेकेंडली जो आपका आरएलसी सर्किट होता है उसकी जो रेजोनेंस कंडीशन होती है वो। एंड जो अपना तीसरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यार, वो आता है कि आप इन सब में डिफ्रेंशिएट कर पाओ जो ये सर्किट्स होते हैं, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। यूनिट 3 में आ जाते हैं। यूनिट 3 में अब यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको बताता हूँ, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के लिए तरह नहीं है। यूनिट 1 एंड 2 बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस वाली है। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 काफ़ी ज़्यादा आपकी थ्योरेटिकल है। तो यूनिट 3 में अगर मैं आपको बोलूँगा डीसी जनरेटर्स एंड मोटर्स के आपको प्रिंसिपल अच्छे से करके जाने चाहिए। क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो डीसी मोटर जनरेटर पे आएगा या एसी मोटर एंड एसी जनरेटर पे आएगा। प्रोबेबिलिटी हाई है कि एसी पे आए, डीसी पे कम आए, ठीक है। फिर भी डीसी जनरेटर एंड मोटर आपको अच्छे से करके जाना है। इनकी वर्किंग, इनकी जो आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे काम करते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब आपको करके जाना है अच्छे तरीके से। सेकेंडली यार एसी जनरेटर्स एंड मोटर्स में अगेन आपको वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। इसमें आपको सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिंक्रोनस मशीन का। सेकेंडली गाइस स्पीड कंट्रोल आपको ज़रूर करके जाना है डीसी जनरेटर्स एंड मोटर्स में, क्योंकि स्पीड कंट्रोल के ऊपर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 7.5 नंबर तक का, जिसमें आपको शंट मोटर्स की स्पीड कंट्रोल्स के वेरिएबल मेजर्स कौन से होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। सिमिलरली सीरीज मोटर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनिट 3 में अगर मैं अपने 3 मेन प्रायोरिटी के टॉपिक रखूँ जो मेरे को पढ़ के जाने ही चाहिए, अगर मैं पेपर देने जा रहा होता तो मैं रखता आपका सबसे पहले प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एसी मोटर्स, एसी जनरेटर्स, डीसी मोटर्स, डीसी जनरेटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेम ही है, वो देख सकते हो आप। सेकेंडली स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर्स। इसके अलावा अगर मेरे को छोड़ना होता तो मैं बाकी सब छोड़ जाता, मेरे पास टाइम की कमी होती तो। यूनिट 4 में आ जाते हैं यार फटाफट से। यूनिट 4 में आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा है, आप 1 से 1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एक न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी, दोनों के बीच में ऑप्शन भी आ सकता है। यहाँ से अगर 7.5 से 7.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि वो ट्रांसफॉर्मर में से ही आएगा। और बाकी जो 5 नंबर का या बाकी रिमेनिंग या फिर 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो ट्रांसफॉर्मर से आएगा, बाकी 5 नंबर का आएगा तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आएगा। ट्रांसफॉर्मर्स में आपको फटाफट से बता देता हूँ उसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, जो कि अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको बनाना है तो वो आप सीख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आपको ज़रूर करके जाने हैं, इसके में आप अच्छी खासी थ्योरी भर सकते हैं। सेकेंडली कि आप कैसे रेगुलेट करते हैं ट्रांसफार्मर्स को, इनकी एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इन 200, ये आपको ज़रूर रट के जाना है। सेकेंडली गाइस आपको ऑटो ट्रांसफार्मर करके जाना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर्स में से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप क्या छोड़ सकते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट आप छोड़ सकते हैं। एफिशिएंसी आपको ज़रूर करके जानी है। ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद गाइस आता है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे मैं आपको बोलूँगा कि आप छोड़ना चाहते हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पूरा टॉपिक छोड़ दो, आप बस ट्रांसफार्मर करके चले जाओ। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगा जितना ज़्यादा आपको ट्रांसफार्मर्स नुकसान देंगे। ट्रांसफार्मर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें तो, लेकिन ट्रांसफार्मर्स विल गिव यू मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैं आपको बोलूँगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप 2 मेन चीज़ें कर लें, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को छुएंगे भी नहीं तो आपका काम बन जाएगा गाइस, ठीक है। तो यही हमारा सिलेबस पूरा का पूरा होता है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के मैंने आपको इंपॉर्टेंट्स बता दिए हैं। मैं अगर आपको कहूँगा कि आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ईएस का कुछ नहीं पता, जीरो यहाँ पे एकदम ईएस में, तो 1 एंड 2 यूनिट आप अभी स्टार्ट मत करो, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पहले कर लो, बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस्ड है। एंड क्योंकि सारी यूनिट्स की वेटेज बराबर होती है तो यूनिट 3 एंड 4 अगर आप पहले करके चले जाओगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा गाइस। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बडीज़ अगर आपको करना है तो आप यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के बाद करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल साइंस में कुछ नहीं आता, यूनिट 1 आप पहले करेंगे, यूनिट 2 आप उसके बाद करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 में ही सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी गाइज अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कंटेंट कहाँ से पढ़ें, क्योंकि ईएस का कंटेंट कहीं भी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, और बहुत ज़्यादा स्टैगर्ड वे में और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में समझाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ईएस में, इलेक्ट्रिकल साइंस में एस करें, या फिर फॉर दैट मैटर किसी भी एक सब्जेक्ट में एस करें अपने, तो आप जा सकते हैं सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको लिंक दे रखा होगा, लिंक ट्री का। आप वहाँ पे अपने सेम के हिसाब से एक कॉम्बो पैकेज खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे सेमेस्टर 1 के लिए एंड 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे सेमेस्टर 3 के लिए विद इन 1500 रुपीज़। येस बडीज, यू गॉट दैट राइट। आपको सिर्फ 1500 रुपये में इतना सारा कंटेंट वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें आपको 4 यूनिट पढ़ाई गई हैं 7 से 8 घंटे के सेशंस में। उनको जाके आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको मेहनत नहीं करनी है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट्स आपको बता दिए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट ईएस में। ईएस का पेपर आएगा आसान, लेकिन जिसने पूरा का पूरा सिलेबस छू रखा होगा, आपको सिलेबस हर एक टॉपिक को थोड़ा बहुत छू के जाना चाहिए ईएस में। बाकी इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको बता दिए। टिल देन टेक केयर माय बडीज़।